हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स यानी कि दूसरी किताब स्टार्ट की थी हमने, उसमें आपका लेसन 9 चल रहा था किरण प्रकाश की। उसकी हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं, ये इसकी 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम ये काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे, जैसे कि आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, उदाहरण इसके क्रांतिक कोण क्या होता है, कुछ स्पेशल पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं कि क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है, किस रंग के लिए सबसे कम होता है, इस तरीके के। फिर और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। अच्छे टीचर्स को, स्टूडेंट की तो बात अलग है, टीचर्स को भी इनमें विभेद करना बहुत कठिन रहता है, तो इस चीज़ को हम डीपली तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए आपको इन दोनों के बारे में, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बिल्कुल बोलते ना अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि देखिएगा, दो माध्यम को हम कभी भी इसको अकेले को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सरल सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, वो बच्चे को बता देते हैं कि भाई वायु आपका विरल माध्यम है, जल आपका सघन माध्यम है, इस तरीके से बता देते हैं। लेकिन ऐसे बताना गलत रहता है। कभी भी किसी भी एक चीज को आप उसका माध्यम नहीं बता सकते कि सघन है या विरल है। ठीक है, क्योंकि देखो सभी लोग क्या, कुछ किताबें ऐसे बताती हैं केवल एक को, लेकिन जब बाकी आगे रिसर्च करते हो, आप आगे स्टडी को और कंटिन्यू करते हो, जो पुराने अच्छे राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ोगे तो उन्होंने ठीक मेंशन किया कि कभी भी एक चीज़ को आप नहीं बता सकते कि सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। कैसे, इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। देखिएगा, अभी आप अंदाजा लगा लोगे कैसे। देखिएगा, एक तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जल, ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है कांच और एक तरफ लिखा हुआ है यहाँ पे वायु। ठीक है, अब देखिएगा, अब यदि आपके पास में वायु और जल दे रखा है, देखो ध्यान से समझ लेना, और यहाँ पे जल और यहाँ पे दे रखा है कांच। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज बताता हूं मैं कि सभी लोग ये बता देते हैं कि भाई जल आपका सघन माध्यम है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम कभी भी एक चीज को, जैसे जल है या वायु है, नहीं बता सकते कि ये सघन है या विरल है। ये हमेशा खोपड़ी में रखना। हमेशा कोई आपसे पूछे कि भाई जल सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, तो आप पूछोगे उससे कि जल आप पूछ रहे हो कि सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, तो पहले जल का ये बताओ कि किसके सापेक्ष पूछ रहे हो जल को। तो देखिएगा, ऐसा होता है कि जल और ये वायु, जल और वायु की हम कंपेयर करने लगे इसका इन दोनों के सापेक्ष, तो वायु होता है आपका विरल माध्यम, वायु होता है विरल और जल होता है सघन। क्या होता है? सघन। लेकिन जब हम जल और कांच की बात करते हैं तो जल होता है विरल और कांच होता है आपका सघन। तो मतलब क्या समझे कि भाई जो विरल माध्यम होगा ये होगा आपका हल्का। अब देखो मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, ये होगा भारी। ठीक है, तो सघन माध्यम कौन सा होता है? जो अपने से सापेक्ष माध्यम के कैसा होता है? भारी होता है। इसकी प्रावस्था ऐसे समझ लीजिए कठोर होती है इसके सापेक्ष। यानी कि दो आपके माध्यम दे रखे हैं, एक ए माध्यम और बी माध्यम, तो इसकी देखिए किसकी अवस्था भारी है, तो वो जो भारी होगा, जिसकी प्रावस्था भारी होगी, कठोर होगी, उसको हम बोलेंगे क्या? सघन माध्यम। और जिसकी प्रावस्था हल्की होती है, जिसकी अवस्था कमजोर होती है, यानी कि कोमल होती है, कोमल बोलेंगे। ठीक है, उसका यानी कि हल्का रहेगा, उसको बोलते हैं हम कैसा? आपका विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। ठीक है, वी से वायु, और वायु कैसी रहती है? बहुत ही हल्की रहती है, बहुत ही कोमल होती है, तो वो कैसी रहती है? आपकी विरल माध्यम रहती है। तो देखिएगा, जब कभी भी हम यहाँ पे देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि हम वायु और जल की कंपेयर करने लगे कि वायु और जल में बताओ कौन सघन है कौन विरल है, तो आप बताओगे कि वायु आपका क्या है? विरल माध्यम है। वायु क्या है? विरल माध्यम है। और जल आपका सघन माध्यम है। वायु से जल भारी होता है, वायु से जल भारी होता है, वायु कोमल होती है, जल कठोर होता है, इसलिए जल आपका सघन माध्यम होता है। जबकि
आपकी वायु कैसी होती है, विरल माध्यम होती है। यहीं से आप कभी भी खोपड़ी में ये याद मत कर लेना कि जल हमेशा सघन रहेगा, जल हमेशा सघन नहीं रहता। इसकी कंपेयर की जाती है, कभी भी किसी भी एक चीज को आप नहीं बता सकते कि ये सघन है या विरल है, क्योंकि हर एक चीज का बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता है। तो वही चीज होती है कि भैया जब ये सघन है तो इससे भी, मैंने कि ये वायु से तो भारी है, लेकिन इससे भी भारी है लोहा, इससे भी भारी है कांच, ठीक है। तो प्रावस्था चेंज हो गई इससे, इस कांच से यानी जल से कठोर कौन कहलाएगा, कांच कहलाएगा। तो मतलब क्या है कि जब हम जल और कांच की कंपेयर करने लगेंगे, ध्यान से समझ लेना, जब भी कभी भी आपकी वायु और जल की कंपेयर होने लगे तो वायु और जल में कौन कठोर है और कौन कोमल है। तो वायु और जल की हम बात करें तो वायु होती है कोमल, वायु होती है कोमल यानी कि हल्की होती है वायु, वायु हल्की होती है किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो वायु क्या कहलाएगी, आपकी विरल माध्यम कहलाएगी और जल आपका सघन माध्यम कहलाएगा। लेकिन जब आप जल और कांच की कंपेयर करने लगो तो कांच आपका क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा और जल आपका विरल माध्यम कहलाएगा। तो जल आपका सघन माध्यम भी हो सकता है और जल आपका विरल माध्यम भी हो सकता है। अब मैं आपसे कभी भी, मैं छोड़ो कोई भी आपसे रास्ता में चलते हुए एग्जामिनर कहीं पर भी कोई भी पूछ ले आपसे कि जल बताओ कि जल सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, तो आप उनसे पूछना सर आप किसके सापेक्ष पूछ रहे हो कि जल सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, तो तब वो बताएंगे कि जल का बताओ वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। तो जल वायु के सापेक्ष सघन माध्यम होता है, जबकि जल कांच के सापेक्ष विरल माध्यम होता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, दो चीजों की कंपेयर की जाती है हमेशा कि ये देखिएगा, वायु और जल की हम बात करें तो इसमें क्या है, वायु आपकी हल्की होगी तो वायु आपका क्या कहलाएगी, विरल माध्यम कहलाएगी, जल आपका क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है, देखिएगा तो वायु और कांच की हम कंपेयर करने लगे तो कांच और वायु में कठोर कौन है और हल्का कौन है, भारी कौन है और हल्का कौन है। तो हल्का आपकी वायु रहेगी, वायु हल्की होती है तो वायु क्या होगी, विरल माध्यम। कांच कैसा, भारी होता है, यानी कांच वायु के सापेक्ष भारी है तो क्या कहलाएगा, कांच आपका क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम दो चीजों की कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सघन है कौन विरल है। राइट, तो ये चीज है। तो आपका हर चीज का आप ऐसे नहीं कि जल्दी से मुंह उठाया आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले बात को मैंने क्या बताई, हर बात को आपको मेमोराइज करना है कि बात का मतलब क्या है। हमेशा आप एकदम मतलब बोलते ना, मतलब आवेश में आकर कभी भी फैसला मत लो। अपना बात को एक बार दिमाग में, एक बार अपने दिमाग से पूछो जरा, क्या बात ये ठीक है या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हमने बताया है कि दो चीज़ों की कंपेयर करो पहले, कौन हल्का है कौन भारी है। जो हल्का होगा वो विरल होगा, जो भारी होगा वो सघन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं अपने, ये तो सघन माध्यम और विरल माध्यम तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं हम अपने इस चीज पर। अब समझेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम इस तरीके से समझेंगे, देखिएगा दो माध्यम में बना रहा हूं सेपरेट अलग अलग, एक माध्यम ये, ठीक है, और इस तरीके से हम इसको ऐसा समझिएगा, ये हमने एक अविलंब खींच देते हैं इस पर इस तरीके से, और एक अविलंब हम ये खींच देते हैं। ठीक है, और देखो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप ऐसा समझिएगा कि इससे ऊपर का जो माध्यम, यहाँ की बात कर रहे हैं, देखो ये तो ये बाउंड्री अलग है बिल्कुल, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये चीज़, इससे ऊपर का जो माध्यम है यहाँ पे है विरल और यहाँ पे है सघन, और इधर इससे ऊपर का जो माध्यम है सघन और यहाँ पे है विरल। समझ रहे हो ना बातों को, विरल और सघन। ठीक है, चलिएगा। तो जब भी कभी भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, एक्चुअली में इस किरण को जाना तो ऐसे सीधे के सीधे चाहिए था,
इस तरीके से, ठीक है। और इस किरण को कैसे, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, सीधी की सीधी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये वाली जो किरण है ये आपका ऐसा करिएगा, अविलंब, इसको डार्क बना दो, ये आपका अविलंब है, इसको मैंने डार्क बना दिया। तो ये किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या है, आपका अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ये क्या है, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो समझ पा रहे होंगे, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी कि हल्के माध्यम से कठोर माध्यम में जाती है तो किरण अविलंब की ओर आ जाती है। यानी कि यदि मैं किरण की बात करूं, ऐसे कोई किरण आ रही है तो उसको सीधी जाने चाहिए थी, उसको ऐसे करके जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुई, इधर की ओर झुक गई, ऐसे हो गई। और ये किरण इस तरीके से जाना चाहिए था, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो किरण ऐसे हो जाती है। तो यही क्या है, मतलब क्या हुआ, आपने ये चीज देखी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग मतलब इसका मार्ग तो ये था, इधर जाना चाहिए था, इसको डायरेक्ट जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर हो गई। और जब ये इधर जा रही है, इसको डायरेक्ट जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये इधर हो गई। तो मतलब क्या है कि इसकी दिशा बदल गई। जब दिशा बदलेगी तो इसका कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कोई किरण है वायु में चल रही है, जैसे पानी में प्रवेश करेगी तो उसका कुछ ना कुछ, जब दिशा बदल रही है तो उसका कुछ ना कुछ वेग भी बदल जाता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस किरण का वेग तथा दिशा बदल जाती है, वेग तथा दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट करके लिखना है। फिर प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो गया। प्रकाश का, आपसे कोई पूछ ले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो आप कहोगे सर, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण का वेग तथा दिशा, प्रकाश की किरण का वेग यानी कि वेग तथा इसकी दिशा बदल जाती है, वेग तथा दिशा बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। ये देखो सघन माध्यम से, अब यहां से नोट करके लिखना है, नोट करके नोट, दो नोट बनाने, स्पेशल नोट। कितने का भैया, 2500 का नोट बनाना है आपको, है 2500 का, 2000 का तो चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे चल के 2500 का भी बन जाएगा। 3000 का बना दो, चलो 3000 का नोट बना रहे हैं, एक नोट 3000 का। देखिए क्या है 3000 का नोट, कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब के पास आ जाती है, अविलंब के पास यानी अविलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या हो जाएगी, यहां से लिख देना है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण क्या होती है, अविलंब के पास आ जाती है। किरण अविलंब के पास यानी कि अविलंब के पास आ जाती है। किताबों में तो ये लिखा रहता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, थोड़ा सा इधर झुक गई, अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसा लिख लेना आप। ठीक है, चाहे तो ऐसा लिख देना, अविलंब के पास आ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा भैया ये आ गया 5000 का नोट। 5000 का नोट क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। ये देखिएगा, यहां से ये हो गई भैया दूर, ये हो गई दूर, और कच्छ तुम चलो कच्छ हम चलें, और दोनों एक जगह
मुलाकात करें। चलिएगा इसकी मुलाकात करा दो, ये हो गए पास। हाँ, यहाँ पे संयोग रस होगा, यहाँ पे क्या वियोग, दूरी की बात चल रही है। हम दूर, चलिएगा अबे गाने नहीं, सॉन्ग में नहीं, चलिएगा आपको क्लियरली समझ में आ गया, क्लियरली क्लियर हो गया क्या हम क्लियर करा रहे थे। देखिएगा कौन सा अलंकार, वो वाला अलंकार कौन सा था, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कतियां खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अनुप्रियास अलंकार है, अनुप्रियास अलंकार होता है या नहीं, जल्दी से बताओ। मैंने ये पूछा है आपसे, क्या ये क्लियरली क्लियर हो गया जो मैं क्लियर करा रहा था? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिएगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद की चांद, क्या बोलते हैं, चांदी चांदनी रात में, अब जो भी कुछ खिलाया चटाया हो चटा दो, बस इतना ही है, इतना ही आता है वैसा, मैं तो जब बचपन से आज तक ये बोला ही नहीं गया। चलिएगा, तो ये फिगर इतना सुंदर सा बनाया है हमने, तो आप बना लेना इसको, ठीक है। चलिएगा, तो इसके अब ये नियम तो आपका क्लियर हो गया भाई। अब आते हैं आपके अपवर्तन के, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन तो समझ में आ गया, प्रकाश के अपवर्तन के नियम चलते हैं। नियम, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन, ठीक है, क्या रिफ्रेक्शन, क्लियर। प्रकाश का अपवर्तन उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ, ये एक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी इंग्लिश पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना है हमें मतलब समझना है, मतलब समझ गए। प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो चुका है आपका। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर आते हैं। इसके दो नियम होते हैं और दोनों के दोनों नियम आपको याद हो गए। देखिएगा बहुत सिंपली, क्या बहुत ही प्यारे से नियम हैं जो कि बहुत प्यार से याद हो जाते हैं, प्यारे से लो प्यार से ही याद हो जाते हैं। पहला नियम, नियम नंबर 1, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण अपवर्तन के पास, अपवर्तन के बाद झुक जाती है उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये आपका अविलंब है। तो तीनों का तीनों एक ही बिंदु में, एक ही तल में होते हैं। तो आपका पहला नियम वही है, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। सीधे सीधे मैं तो अविलंब लिख दूंगा, आप आपतन बिंदु पर अविलंब लिख देना, ठीक है। आपतन बिंदु पर अविलंब यानी आपतन जिस बिंदु पर गिरती है वो, उस वाले पर अविलंब यानी कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। किधर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, तो इसमें क्या है, अपवर्तित वही है, उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब एक तल में रहते थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में, इसमें ये। और ध्यान समझ लेना, जो मैंने दर्पण वाले सूत्र कराए हैं ये यूपी बोर्ड से हटा दिए हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन आज के कोई भी टॉपिक यूपी बोर्ड से नहीं हटाया, इसलिए सभी को पढ़ लेना ध्यान से। चलिएगा, दूसरा होता है कि देखिएगा ये जो कोण बनता है यहाँ पर, ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं हम आपतन कोण आई, और जहाँ पे ये वाला जो कोण होता है ये होता है आर, रिफ्रैक्शन कोण, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल। तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता था, ये आपतन कोण, और ये होगा, ये है आपका आपतन, आपतन कोण, और ये क्या होता है, अपवर्तन कोण। क्या होता है, अपवर्तन कोण। समझ में आ गई बात। तो आपतन कोण की जया, जया का मतलब क्या होता है, जया भाई, जया का मतलब होता है साइन। तो दूसरा नियम है, दूसरा नियम देखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। एन है आपका अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, ये है आपका
आपतन कोण की जया, साइन का मतलब क्या, जया, तो और आई क्या है, आपतन, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बट्टे, यानी कि अनुपात नियत रहता है सदैव, नियत, एन का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट कहलाता है, नियत रहता है हमेशा, कैसा है, नियत। तो ये इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। तो आपसे कोई पूछ ले कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आप कहोगे आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत रहता है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो नियता होता है, ये एन यहां पे लिख दोगे नियतांक, जहां एन क्या है, नियतांक है, जिसे माध्यम का माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जैसे कि ये मान लीजिए एक माध्यम है 1, पहला माध्यम ये है 2, 2 माध्यम होंगे, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है भाई एन। क्लियर होगी, एन क्या है, तो एन है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है एन। तो ये है आपका नियम, तो स्नेल का नियम भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो ये स्नेल का नियम होता है, क्लियर है। चलिएगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको मास्टर प्लान हमने बता ही दिया है। अभी बच्चे हम पे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स अभी दे दो, मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ कृपा करके कोई भी मैसेज ना करे, क्योंकि भैया रूल असूल कुछ पॉलिसी सभी के लिए बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। जब दूंगा तो सबको दूंगा, नहीं तो किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, और दूंगा तभी जब 1 लाख इस पर हो जाएंगे, चाहे वो 1 साल में करो या 1 महीना में करो या 2 महीना में करो या 4 महीना में करो या 4 साल में करो, उससे पहले नहीं। और प्लीज़ कृपया करके आप मैसेज ना करें, तो मुझे भी बुरा लगता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के नियम हो गए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझो, देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या, अभी हमने आपको सिखाया था कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर को चली जाती है। तो देखिएगा, ये देखिए, यहां से हमें बना दे रहा हूं मैं 3 कंडीशन बना दे रहा हूं मैं, यहां पर देखिएगा, ऐसा समझिएगा, ये है 1 2 और ये है 3। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आपका ये देखिएगा, सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से मैं सिखा दे रहा हूँ, ये और आपका ये। ठीक है, ये चीज़ है, ये बना दे रहा हूँ मैं। और ये ऊपर का क्या है, ये सघन माध्यम है, ये सघन है, ये भी आपका यहाँ पे ये सघन है और ये आपका सघन माध्यम है। नीचे आपका ये विरल है, ये विरल है, ये आपका विरल माध्यम है। 2 कंडीशन बना दे, ऊपर का माध्यम क्या है, सघन है, ये आपका सघन माध्यम है, नीचे का विरल माध्यम है। राइट, चलिएगा, तो ये आपका मैंने एक कंडीशन बना दी है। अब देखो यहाँ से मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से, कि जब भाई किरण आपकी प्रकाश किरण जब आएगी, यानी कि इस तरीके से प्रकाश किरण आ रही है, इसमें ये आ गई, ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ गई, तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, सीधा का सीधा। ठीक है, यहाँ से मैं आपका पहले यहीं से समझिएगा, ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है। ठीक है, और ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश किरण सीधी नहीं जाती, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, इधर की ओर झुक जाती है, ये इस तरीके से आगे क्या हो जाती है, ये झुक जाती है, ये इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश किरण ऐसे आती है तो इधर को चली जाएगी। अब मैं इस किरण को थोड़ा सा और झुका दूं, यानी कि उधर से और थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो क्या होगा, ये इस तरीके से मेरे कर दे रहा हूं। तो देखो ध्यान से चलना, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब इस तरीके से ये मैंने क्या किया कि
इस किरण को थोड़ा सा और नीचे को गिराया, मतलब पहले ऐसे डाला था तो इसको ऐसे जाना चाहिए, तो ये किरण इधर होगी। अब इसको मैं और नीचे कर दे तो ये किरण ऐसे जाएगी, तो यानी कि ये किरण आपका और ऊपर चली जाएगी, और ऊपर दूर को हटेगी, ये दूर को हटेगी, तो मतलब इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और गिरा दूं, और इस तरीके से गिरा दूं, इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इस तरीके से मैं गिरा दूं, तो ये इस तरीके से तो इसको जाना चाहिए था। लेकिन फिर जब ये ज़्यादा झुक जाएगी, ये किरण जैसे झुक जाएगी, तो ये किरण, ये प्रकाश इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना। आपको मैंने क्या बताया है भाई, हमने ये चीज बताई है कि प्रकाश किरण जब भी कभी भी सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो क्या होगा कि ये इस तरीके से इसको जाना चाहिए, तो ये इधर की ओर दूर चली जाती है, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो जब देख रहे हैं, जब इतना एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इतना दूर जा रही है। जब मैं इसको और कम करूंगा, यानी इस वाली रेखा को और कम करूंगा, तो ये मतलब ये जाना तो ऐसे चाहिए था, तो ये किरण और आगे और दूर को भागेगी, और नीचे को इसको दाबूंगा तो ये किरण इतना ही ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को। यानी कि आप ये देखिएगा, ये किरण ऐसे थी तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश जब सघन माध्यम से इधर जाती है तो दूर हट जाती है, तो ये देखिएगा कितना दूर हट गई, ये इतना दूर हटी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको और नीचे को दबाया तो ये वाली किरण और ऊपर को जाएगी। जितना मैं इधर को करूंगा भाई, ये इस किरण को मैं जितना इधर करूंगा तो ये वाली जो किरण है इधर को और उधर को भागती चली जाएगी, तो ये इधर, तो इधर चली गई। इसको और थोड़ा सा मैं नीचे को दाबा तो ये किरण सीधी ऐसे निकल गई। तो मतलब क्या, मतलब क्या, ये देखना जरा, यहाँ पे ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, ये क्या होता है आपका आर होता है, और ये वाला जो कोण होता है ये आई होता है। और आई वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन, आपतन कोण बोलते हैं। और आर जो होता है आपका क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। समझ में आ गई बात। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे आपतन कोण कितना है, इतना है 90, ठीक है, आर है ना ये। और यहाँ पे यानी दूसरी वाली कंडीशन में, यहाँ पे देखिएगा, इस पहली वाली कंडीशन में आर का मान कितना है, आर का मान है लेस देन 90, 90 से कम है। और यहाँ पे आर का मान कितना है, इज इक्वल टू 90 अंश। भाई यहाँ पे ये देखिएगा, ये 90 अंश होगा नहीं होगा, ये आर, ये 90 अंश है। और यहाँ पे कितना है, ये वाला जो आर का मान है 90 से क्या है, ज़्यादा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आर का मान 90 अंश होगा तो ये किरण इतना जाएगी। लेकिन जैसे ही आर का मान, ये आर का मान 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत ये वाली किरण ऊपर वाले माध्यम में चली जाएगी। भाई यहाँ तक तो माध्यम, ये अभी तो ये बिल्कुल माध्यम के किनारे पर चल रही है। समझ रहे हो ना बातों को। यानी कि अभी ये जो प्रकाश किरण है माध्यम के किनारे पर चल रही है बिल्कुल यहाँ पर। तो मतलब ये समझे हम कि भाई जब तक आर का मान 90 अंश नहीं होगा, आर का मान 90 अंश नहीं होगा, आर का मान 90 अंश तक रहेगा, तब भी प्रकाश किरण ऊपर वाले माध्यम में नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही 90 आर का मान 90 अंश से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाली किरण उसी माध्यम में चली जाएगी जहाँ से आई थी, यानी सघन में आई थी, टकराने के बाद सघन में ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक ऐसे माध्यम से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, और एक ऐसे माध्यम में जाए प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में, उस स्थिति में जाए जहां आर का मान 90 अंश से ज्यादा हो, आर का मान 90 अंश से ज्यादा हो, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश चला था। तो इसी घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब ये समझे कि भाई जब 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश इस माध्यम में से आया था सघन माध्यम से, और सघन में ही लौट गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सघन माध्यम है। ऐसे आया और इसी में लौट गया। क्यों लौट गया, क्योंकि ये मान 90 अंश से ज्यादा है, और 90 अंश से जब ज्यादा होता है ना ये वाला मान, तो इस वाले कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। वह न्यूनतम आपतन कोण, वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है,
उसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब ये कि जब कभी भी R बराबर 90 अंश हो जाए तो I को ही हम क्या कहते हैं, C कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये इस वाली स्थिति में कि R का मान यहाँ पे 90 अंश है, तो ये जो I का मान होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। बेटा समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से सीखो। देखो कि वह आपतन कोण या वह न्यूनतम आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई, वह न्यूनतम आपतन कोण, वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण C कहते हैं। तो कंडीशन ये है। अब आपसे कोई पूछ लेगा भाई क्रांतिक कोण क्या है, तो आप कहोगे कि एक प्रकाश की ऐसी घटना हो जहां पर R का मान 90 अंश हो जाए तो वहां I का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, अर्थात I के मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी अपतन कोण के मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये चीज हो गई। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक और परिभाषा बन जाएगी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और क्रांतिक कोण का मान यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी कि 90 अंश से अधिक हो, क्योंकि 90 अंश को ही तो हम क्या बोलते हैं, जब R का मान 90 अंश होता है उसी I को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो मतलब क्या है, क्रांतिक कोण का अधिक होगा मान, तो मतलब क्या है, ये 90 से R का मान 90 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और क्रांतिक कोण का मान यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से यानी कि C से बोले तो 90 अंश से अधिक हो जाए, तो उस घटना में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? तो आपको ये चित्र के द्वारा भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि जब तक ये कोण 90 अंश से कम होगा, अर्थात क्रांतिक कोण से कम होगा। क्रांतिक कोण क्यों बोल रहे हैं हम, 90 अंश बोल लो कि R का मान अपवर्तन कोण के 90 अंश से कम हो, ऐसे बोल लो, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन का मतलब क्या कि ये प्रकाश किरण नीचे चली जाए, तो अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, अर्थात संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इतना तो बोल सकते हो, क्रांतिक कोण मत बोलो, सीधा 90 अंश बोल देना। प्रकाश की वह घटना यही, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए, 90 अंश से अधिक होगा तभी ऊपर जाएगी प्रकाश की किरण, उससे पहले नहीं जाएगी। तो अब यहां से दो शर्तें, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया, प्रकाश के अपवर्तन की शर्तें। तो प्रकाश के अपवर्तन की दो ही शर्तें हैं, क्या कि पहली शर्त तो ये कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल में जाता है तभी ये दूर हटती है किरण। यदि ये विरल से सघन में जाएगी तो ये किरण क्या हो जाएगी, ऐसे जानी चाहिए तो ये इधर की ओर झुक, ऐसे जानी चाहिए तो इधर की ओर झुक जाएगी, तो ये तो कभी उधर नहीं निकल पाएगी। तो पहली कंडीशन तो यही है कि प्रकाश किधर जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए, अर्थात क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्यों बोल रहा हूं मैं, अरे बच्चा कि जब ये 90 अंश हो जाता है उसी को तो हम क्रांतिक कोण कहते हैं कि जब R का मान 90 अंश हो जाए
तो आई के मान को ही हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 अंश आर का मान 90 अंश होने पर आई का मान जितना होता है उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये क्रांतिक कोण से अधिक होगा, मतलब ये वाला क्रांतिक कोण से अधिक होगा, मतलब 90 अंश से अधिक होगा आर का मान। तो जब मैं बात कर रहा हूं क्रांतिक कोण की, तो क्रांतिक कोण का मतलब क्या है कि आर बराबर 90 अंश। भाई क्रांतिक कोण का मतलब क्या है कि सी बराबर आई, और सी बराबर आई कब होगा, जब ये आर का मान 90 अंश होगा। और मैं कह रहा हूं कि क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा, तो मतलब क्या है कि 90 अंश जितना अधिक होगा उतना ही क्रांतिक कोण अधिक होगा। तो ये चीज, तो आप क्रांतिक कोण को मारा गोली सीधा सीधा 90 अंश बोल सकते हो आर का मान 90 अंश से अधिक होने पर। ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, कब हो सकता है, ये दो ही कंडीशन में होगा। दो शर्तें इसके लिए अनिवार्य हैं। पहला क्या, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी के अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए, अर्थात क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं। क्लियर है, चलिएगा। चलिएगा, तो एक बात और हम क्लियर कर ले रहे हैं, क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है, तो एक बार और बोलिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, या संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चलिएगा, ये चीजें। अब आपका क्रांतिक कोण समझ में आ गया। उदाहरण क्या है, उदाहरण है इसके, शर्तें समझ में आ गई, आवश्यक शर्तें। उदाहरण है इसके, देखिएगा, हीरे का अत्यधिक चमकना। हीरा किस कारण से चमकता है, क्योंकि उसके अंदर, हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इसीलिए हीरा अधिक चमकता है। जल में परख नली का दिखना, जल में हम परख नली डाल देंगे तो वो अलग चमकीली दिखाई देती है। कांच है, कांच की कोई खिड़की है, उसमें दरार पड़ जाए तो दूर से ही दिखाई देती है कि ये दरार है, उसमें ऐसा करके अलग चमकीली दिखाई देगी। तो कांच में पड़ी दरार का दिखाई पड़ना है, मरीचिका का दिखाई देना, ये सभी, मरीचिका समझ रहे हो, मरीचिका होता है कि जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में क्या होता है कि एक पेड़ है, ऐसा समझिएगा, रेगिस्तान में ये कोई पेड़ है, इस तरीके का कोई पेड़ है, ये यहाँ पर रेत है, तो हम दूर से इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा, पानी के होने का भ्रम होता है हमें इस तरीके से। तो इस पेड़ की परछाई नीचे दिखाई देती है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे कोई पानी नहीं होता है। तो वहाँ पे एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि जब भाई आपका रेत है, रेत गर्म हो जाता है धूप से, ठीक है, और प्रकाश जो पड़ता है तो पेड़ के नीचे की जो वायु है वो गर्म है, और जहाँ पे क्या है, जब वो उसकी छाया पड़ती है पेड़ की, जहाँ पे छाया रहेगी वहाँ पे क्या है कि उसकी ठंडाई के कारण उसकी हवा से वो वहाँ पे क्या हो जाती है, एक परत बन जाती है, वायु, हवा चलती है, नीचे क्या है, गर्म वायु है, गर्म वायु और ठंडी वायु मिलकर एक परत बना लेती है, लेयर बन जाती है, ठंडी लेयर की, उसके ऊपर गर्म के साथ में, तो वो एक कैसी बन जाती है, एक कांचनुमा टाइप का, एक हमें ऐसा लगता है कि उस पेड़ की जो छाया है वो दिखाई देती है हमें। ठीक है, बाकी हम इसका डिस्कस आगे करेंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिएगा कि उसमें क्या होता है कि हमें कभी कभी क्या होता है, रेगिस्तान में पानी के होने का भ्रम होता है, पेड़ की
पशु पक्षियों की परछाई उल्टी दिखाई देती है। लेकिन यही पानी का जो भ्रम है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि पानी है, जैसे पानी समुद्र तालाब में पेड़ के उल्टी परछाई दिखाई देती है, ऐसे ही वहाँ पर रेगिस्तान में आपको दिखाई देती है। तो उसी को बोलते हैं मरीचिका। ठीक है, तो मरीचिका का दिखाई देना ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा। जल में, जल तथा कांच में वायु के बुलबुले का दिखाई देना, ये सब कांच मरीचिका के उदाहरण हैं। क्रांतिक कोण समझ में आ गया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण का मान जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो ये तो वही है, परिभाषा हमने पहले बता दिया है कि सघन माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, वह अपवर्तन कोण का मान, वह न्यूनतम अपवर्तन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यानी कि आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिएगा, अब कुछ स्पेशल पॉइंट से हमने बात की थी, स्पेशल पॉइंट की, ये देखिएगा स्पेशल पॉइंट आ जाते हैं। स्पेशल पॉइंट को हम समझते हैं। ऐसा समझिएगा, रंग और यहां पे लिख लीजिए क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की हम बात करें तो भैया लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए तो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम रहेगा। समझ में आ गई बात। क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए सबसे सर्वाधिक होता है, लाल रंग के लिए। सबसे कम किसके लिए रहता है, बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो n था, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कैसा रहेगा, सबसे कम रहता है और बैंगनी रंग के लिए अधिक रहेगा, सबसे अधिक रहता है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य की हम बात करें, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लाल के लिए कैसी रहती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक रहती है और बैंगनी रंग की सबसे कम रहती है। ठीक है, और विकिरणन, विकिरणन की बात करें तो लाल रंग का विकिरणन सबसे कम रहता है, लाल रंग का विकिरणन सबसे कम रहेगा और बैंगनी रंग का विकिरणन, बैंगनी रंग का विकिरणन सबसे अधिक रहता है। ठीक है, और विचलन, विचलन की हम बात करें तो लाल रंग का विचलन सबसे कम रहता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक रहता है। और यही कारण होता है विकिरणन के आकाश का जो रंग है वो बैंगनी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो हरा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है कि बैंगनी रंग का विकिरण सबसे ज़्यादा होता है। बैंगना, हरा, जितने भी हल्के कलर हैं वो ज़्यादा फैल जाते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है। बाकी ये चैप्टर, ये टॉपिक तो यूपी बोर्ड से हटा दिया है, लेकिन आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। तो ये देखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बन जाते हैं। अपवर्तनांक का मान किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक का मान बैंगनी रंग के लिए, सबसे कम आपका लाल रंग के लिए। तो इस तरीके से आपको पता रहनी चाहिए ये सारी बातें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नया टारगेट आपको दे रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कराइए और सभी नोट्सों की PDF एक मतलब पूरी किताब के नोट्स एक साथ पाइए। ठीक है, तो ये ऑफर चल रहा है आपके लिए, जल्दी से कराइए और जल्दी से नोट्स पाइए। तो मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।